नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन आप सभी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारे इस सेशन में, जो कि आपके लिए आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो देखिए, इस सेशन की जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो मैं पहले आपके साथ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको पता है मई 29 से आपका सीजीएल का एग्जाम स्केड्यूल्ड है। अभी पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। आपको सभी को पता है कि कोरोना की कंडीशन किस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो देखिए, इस सेशन में बेसिकली मैं ये मानकर चलूंगा कि आगे आने वाला आपका 1 महीना या फिर 1.5 महीना या फिर 2 महीना उसके बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको लेकर आपको अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है। मैं यहाँ पर उन सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करूंगा जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम में उतरने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चारों सेक्शंस पर एकदम फोकसली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस टाइम पर हमें क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या वो चीजें हैं, किस सेक्शन पर हमें किस तरीके से जोर देने की जरूरत है। उन सभी चीजों को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्टार्ट करूंगा आपका रीजनिंग से। आपको पता है कि आपकी 60 मिनट का ये पेपर जो कि 100 सवाल कैरी करता है और 200 मार्क्स आपके पूरे पूरे बनते हैं। पहला 50 मार्क्स 25 सवाल से आपका रीजनिंग बन के आता है। तो इस रीजनिंग में देखिए, आपने जो भी तैयारी करनी होगी आपने वो कर ली होगी। मुझे नहीं लगता कि अपनी तैयारी के लास्ट के 2 महीनों में आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं, बट हाँ, आपकी अभी तक की तैयारी को आप ब्रश अप जरूर कर पा सकते हैं। आपको ये जरूर पता हो गया होगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपको किन एरियाज पर किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसी चीज को लेकर अगर मैं रीजनिंग से आपसे बातें करूं, आपने अगर अभी तक मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आप मेरे ख्याल से तकरीबन 35 to 50 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ये पता लग गया होगा कि भाई मुझे क्लासिफिकेशन में इश्यू आते हैं, या फिर मुझे फिगर काउंटिंग में इश्यू आते हैं, या फिर मुझे ब्लड रिलेशंस में इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज आपको पता होने की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये इश्यूज अगर आपके हाईलाइटेड हैं तो आपको सिर्फ काम करना है उन पर, आपको कर्म करना है उन चीजों पर कि आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म दे दिया जाता है, आपको वहां से मिसिंग टर्म पता करना होता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट पर एक बार नजर मार लें, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपसे चीजें पूछ ली जाती हैं, उनके इर्द गिर्द ही चीजें घूमती रहती हैं। तो कुल मिलाकर जो आइडिया यहाँ पर निकल कर आया रीजनिंग को टैकल करने का, वो आया कि आपके वीक एरिया जो कि अभी तक आपको पता होंगे, आपको सिर्फ उन पर काम करना है। वो एरिया जहां पर आपका समय ज्यादा व्यतीत होता है, आपको वहां पर काम करना है। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको अभी कुछ पढ़ने की जरूरत है। सभी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। अब जो लास्ट में चीजें बचती है ना, वो बचती हैं आपको अपना टाइम कैसे कम करना है सवाल को करने का, आपको वो सवाल जो आप रेगुलरली गलत करते हुए आ रहे हैं उन्हें कैसे सही करना है। अगर ये चीजों को आपने अपने लास्ट के इस 1, 1.5, 2 महीने के टाइम में कवर कर दिया तो आई थिंक आपका वो जो स्कोर 40 तक, 35 तक, 45 तक वेरी कर रहा था, आप कहीं ना कहीं उसे 5-6 मार्क्स से वेरी भी करा पाएंगे, आगे ही बढ़ पाएंगे। और आपको पता है ऐसे एग्जाम में जहां पर 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स, इवन आधा मार्क कितना ज्यादा मैटर करता है, वहां पर आप इन चीजों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। मेरी ये चीज हुई पहले आपकी रीजनिंग से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे, जीएस की तरफ आएंगे। बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड, मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रीलिम से पहले मोस्ट कंज्यूमिंग टॉपिक ये रहता है जीएस का टॉपिक। जो भी आपके पार्ट हैं जीएस के अंदर के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आपका ये जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपने पढ़ ली होंगी। आपने थ्योरेटिकल पार्ट अपना कवर कर लिया होगा, आपने पीवाईक्यूज कर लिए होंगे। लास्ट के टाइम को पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में रखते हुए आपके सामने सबसे बड़ी चीज आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज आपने लास्ट ईयर देख लिया होगा। 6 से 7 सवाल आपके पेपर में आ रहे थे, तो वेटेज आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका 22 से 23% का पेपर में करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या करें? वही आप सभी को पता भी होगा कि अपने पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, यूट्यूब पर वीडियो देख लें, जहां पर आपको प्रॉपरली 1000-2000 की कुछ इस तरीके की काफी यूट्यूब चैनल सीरीज चलाते हैं। उन्हें एक बार नहीं देखना है, ना ही उन्हें लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको कोशिश करनी है कि आप उस वीडियो को बहुत ही फोकस्ड वे में प्रॉपरली देखें। वन लाइनर्स मैं मतलब लास्ट में स्टूडेंट को हमेशा प्रेफर करता हूं कि वन लाइनर्स की वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स करते हैं ना, तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिखते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हाल ही में एक आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, किसी को दिया गया, आपने उस पर उतना फोकस नहीं किया। 4 ऑप्शन आपको वहां पर दिखा दिए, विराट कोहली, केन विलियमसन, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ फॉर एन एग्जाम्पल। ये 4 लोग दे दिए गए। आप उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्रिकेट में, लेकिन आपने 4 नाम पढ़े,
उसमें से उन्होंने एक आपको सही भी बता दिया, लेकिन वो 4 नाम भी उस एक सही नाम के साथ आपके दिमाग में छप चुके हैं। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं एमसीक्यू वाली चीजें, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर वन लाइनर के फॉर्म में आप इन चीजों को पढ़ेंगे कि भाई विराट कोहली को इस साल का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो आपका दिमाग सिर्फ विराट कोहली के उस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पर फोकस होगा, ना कि बाकी के 3 ऑप्शंस पर। तो मेरा मानना है जैसे भी मिले एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आप करना चाहें एमसीक्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर वन लाइनर अप्रोच आपको मिले वो बेस्ट रहेगी। लास्ट का यही है आपका, अगर मैं आपसे जीएस की बात करूं, 2 महीने काफी बड़ा टाइम होता है। अपने नोट्स का रिवीजन करें, साइंस को अच्छे से देखें। साइंस के बायो से मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन हर साल मिल जाते हैं। पीवाईक्यू से ही आपकी चीजें फंस जाती हैं। उसके अलावा बाकी की जितनी भी चीजें हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे रिवीजन करते रहें फटाफट फटाफट फटाफट, और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते रहें। करंट अफेयर्स अपना पैरेलली चला कर रखें। आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मोस्ट ज्यादा आपका, जैसे बच्चे डरते हैं 25 में से 25 करके आने हैं, अगर 22 भी करके आए तो मेरा पेपर खराब हो गया, ऐसी अप्रोच नहीं लेके जानी होती है। लास्ट के 2 महीने में पहले क्या करना है वो बताता हूँ। लास्ट के 1 महीना जितना भी आपका टाइम बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन पर पहली चीज फोकस करना होता है। जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सारी जो कैलकुलेशन होती हैं उनमें लगाए गए समय को कम करना होता है। अपनी सिंप्लीफिकेशन, वैल्यूज करने की अपने दिमाग में अप्रोच बढ़ानी पड़ती है। आप कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे, सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही आपके हर जगह पर यूज हो रहे होते हैं। परसेंटेज को किस तरीके से आपको या तो कंपाउंडेडली बढ़ाना है या फिर उसको कंपाउंडेडली घटाना है। आपको अलग अलग तरीके से प्रॉफिट पे किस तरीके से परसेंटेज ऊपर कितना नीचे, उनका सब्ट्रैक्शन, मार्कअप, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परसेंटेज से ही आपके रिलेट करती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे, बट मेरा कहना ये है कैलकुलेशन इज द मेजर पार्ट इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द लास्ट 1 मंथ। अपने इस कैलकुलेशन पार्ट को अगर आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर टैकल कर लिया ना, तो आप अपने मार्क्स को बढ़ता हुआ नजर पाएंगे। मेरे ख्याल से यही है। और अपना जो भी आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब का रिवीजन पैरेलली रखना है। नया कुछ नहीं सीखना है। कैलकुलेशन जो पैटर्न है, जिस तरीके के सवाल चीजों से बनते हैं, उन्हें फटाफट से अपनी नजर के सामने से निकालना है। आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर अगेन वही ग्रामर के आपको पता है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके सामने चीजें होती हैं, आपको पता है वोकैबुलरी के कितने आपके सामने चीजें होती हैं। फटाफट से उन्हें डेली एक टॉपिक से थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस की, अगले दिन थ्योरी पढ़ी, एक दूसरे टॉपिक की उसकी प्रैक्टिस करी। इसको साइक्लिकली यूज करना है, साइक्लिकली फटाफट प्रैक्टिस करनी है। साथ में जहां पर इश्यू आता है उसको देख लिया। बहुत ज्यादा यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं होती है, बस देखना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना है। वोकैबुलरी आप जितना देखेंगे उतना कम ही है आपके लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पीवाईक्यूज, एटलीस्ट पीवाईक्यूज को अच्छे से करके जाना है। पीवाईक्यूज से ही आपको पता है आज के एग्जाम में आपको किस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। तो पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद लास्ट इंग्लिश में जो चीज आती है वो आती है आपकी रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी अगर आप अपनी इम्प्रूव भी मतलब क्या करें अपने लास्ट मंथ में, लेकिन आप अपनी हैबिट बना लें। आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ें, थोड़ा स्पीडली पढ़ें, तो पता है एक आदत बन जाती है। आपका माइंड ना शब्दों को देखकर फटाफट से आपके दिमाग में उतारने की एक पैटर्न को बनाने लगता है। और उस पैटर्न के साथ जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वो आपका क्लोज टेस्ट वाला फॉर्मेशन हो गया, आपके सामने जंबल सेंटेंसेस वाला फॉर्मेशन हो गया, आपके सामने आपके कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस आते हैं वो हो गए। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करते हैं। इवन जो ग्रामेटिकल आपके जो सेंटेंस आते हैं एरर निकालने के, इंप्रूवमेंट वाले, उसमें आपको लगता है कि अरे यार, मतलब आपको लगेगा, खुद लगेगा कि आपकी एबिलिटी बढ़ गई है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं आप बहुत इजीली, बहुत फोकसली उनको आप अटेंटिव वे में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक हैबिट बनानी है आपकी इस एग्जाम से पहले। तो इधर मेन चारों सेक्शन को लास्ट के 1.5-2 महीने में या 1 महीने में, आपको पता है एग्जाम का भी कुछ अथा पता नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से सेक्शनल वाइज आपकी अप्रोच आपको रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, बीच में हम आएंगे चीजों को लेकर। मेरे प्लेटफॉर्म पर देखिए, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसके साथ साथ जो भी आपको क्वेरी होती है आप इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर मुझे मैसेज किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे वहां पर मैसेजेस करते रहते हैं, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू उनके रिप्लाई करता हूँ। तो इंस्टाग्राम रॉबिन शर्मा 199 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। आप वहां पर जाकर मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी अगर मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिस की हो, उन चीजों को भी आप मुझे वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। तो दिस वॉज मी रॉबिन फॉर यू। आपके 1 मंथ की तैयारी के लेकर आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, इन सभी बातों को मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको इसे लाइक करना है। कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे मैसेज करना है।
अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।